हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कोरडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 8। जैसा कि आपको पता है कि नेपोलियन 1804 में फ्रांस का एम्परर बन जाता है और उसके बाद में वो दुनिया फतेह करने पर निकल चुका होता है। वो कहता है कि मैं जैसा फ्रांस में डेमोक्रेसी वैसी डेमोक्रेसी में दुनिया भर में लाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि डेमोक्रेसी लाने के नाम पर वो एक तरीके से मोनार्की स्टैब्लिश करने लग जाता है और फ्रांस का एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लेता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो फोर्सेस पहले पावर में थी वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ना नेपोलियन के दुश्मन लगातार बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो नेपोलियन अपने जीवन का सबसे आखिरी बैटल लड़ने वाला है बैटल ऑफ वाटरलू में, और उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाएगी। तो क्या था, इस बैटल ऑफ वाटरलू को हम, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो डीप में तो आपको पता हो कि इसको है ना बैटल ऑफ नेशंस भी बोला जाता है। बैटल ऑफ नेशंस। बैटल ऑफ नेशन में दो पार्टी है, एक तरफ में नेपोलियन लड़ रहा है, दूसरी तरफ में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इनकी कंबाइंड फोर्सेस नेपोलियन को हरा देती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, वही मैं अभी जो बैटल ऑफ वाटरलू की बात कर रहा था ये वही वाला है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स, मतलब इसके बाद में जो जिन्होंने भी हराया, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये देखो, ये जो पहली लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। ये सवाल पूरी ये जो दे रखा है ना, ये पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में बना करके दे दिया और ये सवाल आपके 3 नंबर में आया हुआ है। वहां पर 3 नंबर में सीधा सवाल आया हुआ है। तो बोला कि नेपोलियन को हरा देने के बाद में यूरोपियन गवर्नमेंट जो होती है उन सब का एक ही मकसद होता है, क्या, कि अब हमें ये ना पुराना वही वाला ऑर्डर जो कंजर्वेटिज्म, मतलब जो पुराना जो रूढ़िवादी जो सिस्टम चलता था ना, जहाँ पर राजा राज करता था, सोसाइटी क्लास डिवाइडेड थी, चर्च बहुत पावरफुल हुआ करता था और जनता के पास में अधिकार नहीं थे, प्रॉपर्टी जो थी बड़े बड़े ना नोबल्स के पास में हुआ करती थी, उनके वहाँ पर सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज चलाते थे। वो कहते हैं कि पुराना सिस्टम वापस से लेकर के आना है ताकि हमारी जो ताकत जो कमजोर होगी उसको वापस से मजबूत किया जा सके। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। बोला कि जो कंजर्वेटिव्स जो है वो किस बात में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मतलब परंपरागत संस्था का मतलब यहां पर वो स्कूल कॉलेज वाला नहीं है। यहां पर परंपरागत संस्था का मतलब यह है कि जो सदियों से जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है उस परंपरागत संस्था की बात करिए। जैसे मोनार्की मतलब राजा का राज, ठीक है ना, मोनार्की तो आपको पता है ना, राजा का राज। और चर्च, जैसा आपको पता ही है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो क्लास डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर आपको फर्स्ट स्टेट मिलेगा जहां पर क्लर्जी मिलेंगे, फिर सेकंड स्टेट में नोबिलिटी वाले लोग आते हैं और फिर थर्ड स्टेट में आपके कॉमन पीपल है जो गरीब है, जैसे किसान है, आर्टिजन है और इनके अलावा आपके बिजनेसमैन और मर्चेंट्स आते हैं। तो बोला कि पुराना समाज, जैसा कि राजा का राज होना, ठीक है, चर्च का पावरफुल होना, सोशल हायरार्की का मतलब क्या था, सोशल मतलब सामाजिक, और हायरार्की का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर चरण है, ये प्रथम चरण में, ये द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में। जैसे हमने बताया ना कि फर्स्ट स्टेट, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेट, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेट। तो ये हायरार्कीज है। बोला कि समाज में हायरार्की होनी चाहिए, मतलब ऑल बीइंग्स आर नॉट इक्वल। बोला कि कोई भी एक समान नहीं है। बोला कि कुछ लोग जो पावरफुल है उनकी ताकत ज्यादा है और जो लोग जिनके पास में पावर नहीं है, जो गरीब है, उनको हम अपने इक्विवेलेंट नहीं रख सकते, उनको हमेशा नीचे ही रखना चाहिए। तो बोला कि सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टीज एंड फैमिलीज शुड बी प्रिजर्व्ड। बोला कि पुरानी व्यवस्था जैसे कि राजा का राज होना, चर्च का पावरफुल रहना, समाज बटा हुआ रहना, पावरफुल लोग, ज्यादा पावरफुल जो लोग हैं उनके पास में ताकत रहना, पैसे वालों के पास में, गरीब के पास में कुछ नहीं रहना, प्रॉपर्टी। और आपको वो तो पता ही है क्या कि प्रॉपर्टी जो है वो जनरली आपके नोबिलिटी और चर्च के जो लोग हैं उन्होंने आपस में बांट रखी है, और आम जनता जो कि किसान है उनके पास खेती तो वही करते हैं लेकिन उनके पास में खुद की जमीन नहीं है। कुछ लोग सर्वडम में काम करते हैं और कुछ लोग जो है टेनेंट की तरह काम करते हैं, जोतेदार।
एंड फैमिलीज, फैमिली मतलब वो पुराना वाला स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मतलब उसे संरक्षित रखना चाहिए, मतलब उसको खत्म नहीं होना देना चाहिए। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित, ठीक है। लाइक नेपोलियन, अब क्या हुआ कि नेपोलियन हार चुका है। अब इसके अंदर मैं चाहता तो बैटल ऑफ वाटरलू को पूरी तरीके से इंक्लूड करके ट्रीटी ऑफ वियना को भी शामिल कर लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्रीटी ऑफ वियना हम अलग रखें। कई बार ट्रीटी ऑफ वियना 2 नंबर का अलग से सवाल आता है, इसलिए इसके जस्ट अगली वाली जो वीडियो होगी हमारी वो आपकी है ना ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस पर होने वाली है। तो आप ये मान के चलो कि नेपोलियन हार चुका है, ट्रीटी ऑफ वियना हो चुकी है, हम उसके आगे वाली बात कर रहे हैं। तो बोला कि जो लोग पावर में अभी वापस से जो आएंगे उनका ऐसा मानना है कि लाइक नेपोलियन, बोला कि नेपोलियन की जैसे उनका भी ऐसा मानना है, क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, बोला कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब यहां पर आएगा कि एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब ऐसी जो अपने आप में एफिशिएंट है, कहने का मकसद क्या है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं, उसके अंदर सुधार है, सुधार है, फर्क ही फर्क है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सरकारी तंत्र, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं। तो बोला कि जितने भी सरकारी ऑफिस है जो गवर्नमेंट तंत्र में जो काम करते हैं उन सबका सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुधरना जरूरी इसलिए ताकि जो अब तानाशाह सरकार में वापस आएगा, पावर में वापस आएगा, उसकी पकड़ पूरी मजबूत हो सके इसलिए। तो बोला कि ना लाइक नेपोलियन, उनका भी ऐसा मानना था कि सेना को मॉडर्नाइज किया जाए और सरकारी तंत्र को सुधारा जाए, ठीक है। डायनामिक इकोनॉमी, यहां पर डायनामिक इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी डायनामिक हो, मतलब वहां पर इनकम का सोर्स एक नहीं होना चाहिए, इनकम के सोर्स मल्टीपल होने चाहिए। और जितनी ज्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, जितनी किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंसी कम होगी, उससे क्या होगा, अगर मान लो कि किसी एक सोर्स पर अगर मान लो कि वहां से पैसा नहीं आ रहा, कमाई इनकम नहीं हो रही है, तो आपके पास में दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपकी व्यवस्था चलती रह सके, आपको तकलीफ नहीं हो। तो बोला कि उसी तरीके से डायनेमिक इकोनॉमी करनी चाहिए, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए ताकि जो पावर में है उसको कभी तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। एंड अबोलिशन तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, अबोलिशन का मतलब हटाना या मिटाना। बोला कि द अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर कोई जो खुद है ना फ्यूडलिज्म सिस्टम के सबसे पावर में और वो खुद कह रहा है कि अब हमें फ्यूडलिज्म हटाना चाहिए, इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उन्हें ये रियलाइज हो चुका है कि हम लंबे समय तक इस प्रकार से राज नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी की व्यवस्था जो जिसके पास में ज्यादा लैंड है वो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास में लैंड नहीं है वो पावरफुल नहीं है। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कौन है, नोबल्स एरिस्टोक्रेट्स फ्यूडलिज्म में होते हैं। और सर्फडम का मैंने पहले भी बताया था, आज एक छोटा सा ब्रीफ में वापस बता देता हूँ। सर्फडम का मतलब क्या होता है कि कुछ किसान है जिनसे आप गुलामों की तरह काम करवा रहे हो और उनको आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो, आप उनको सिर्फ और सिर्फ उसका सर्वाइवल दे रहे हो, मतलब उनको बस खाने पीने का दे रहे हो, तो वो आपके वहां पर गुलामों की तरह काम करे। तो इन्होंने इस चीज को रिविजिट किया, रिविजिट करने पर क्या पता चला, ये क्रांति आखिर हुई क्यों। अगर हम देखो आज जो काम हम इनसे फ्री में करवा रहे हैं, अगर हम इनको पूरा फ्री में करवाने के लिए थोड़ा बहुत इनको पैसा दे दें तो इनको क्या लगेगा कि ये गुलाम नहीं है, उल्टा इनको सैलरी पर काम मिल रहा है। तो क्या होगा कि इससे इनकी लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये इनको मन में क्या होगा कि अगर मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा तो मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत इनको पैसा देना स्टार्ट कर दो, सैलरी देना स्टार्ट कर दो, और ये जो फ्री में काम करवाने वाला बंद कर दो। भाई आप ज़्यादा पैसा तो नहीं देखो, थोड़ा ही पैसा देना है, जिससे क्या होगा इनको भी नहीं लगेगा कि ये गुलाम है, और हमारा भी क्या होगा कि आगे से किसी प्रकार की कोई भी क्रांति होना बंद हो जाएगी, होगी नहीं। तो बोला कि ये सुधार करना है, क्योंकि नेपोलियन को भी पता था कि आप जितना लंबे समय तक किसी को दबा करके रखोगे तो होगा क्या, वो उतना ही तेजी से जंप करेगा। तो नेपोलियन जब पावर में आता है सबसे पहले काम करता है क्या कि ना ये सबको ना लैंड राइट दे देता है, बोलता है कि आप जमीन दिया देते हैं सबको। वो एक अलग बात है कि वो पावर में तो है, मोनार्की वो चला, मोनार्किकल सिस्टम ही रहा है नेपोलियन भी, लेकिन उसको पता था कि जनता को थोड़ा खुला छोड़ के रखो। खुला छोड़ के मतलब ज्यादा अधिकार भले मत दो, उनको जमीन दे दो, ऐसे उनको लगेगा नहीं कि वो गुलाम है। ये हुआ। एंड स्ट्रेंथन दी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द यूरोप। ऑटोक्रेटिक मैंने पहले भी बता रखा है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाह। तो बोला कि अगर हमें पूरे के पूरे यूरोप में जो
तानाशाही सरकार को मजबूत रखना है तो सबसे पहले हमें अपनी सेना सुधारनी पड़ेगी, हमें अपने सरकारी तंत्र को सुधारना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ना हमारी जो इकोनॉमी उसको डायनेमिक करना होगा। मतलब डायनेमिक मतलब कि उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमें रखने होंगे। इससे क्या होगा कि एक जो पैसा आने का जो सोर्स है वो लगातार चलता रहेगा, वो कहीं पर रुकेगा नहीं। और इसके अलावा जिससे जो सबसे देखो उनको ये पता है कि मोर देन 90% पॉपुलेशन जो किसान है, अगर उनको हमने ज़्यादा समय तक दबा करके रखा तो क्या होगा कि क्रांति करेंगे और हमारे आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तो उनके स्ट्रेंथ भी नहीं है ना नंबर्स में भी। तो उन्होंने बोला ये सिस्टम खत्म करो ना, हमें राज करना है ना, छोटे मोटे पैसा देके काम होता है तो ठीक है ना, उसमें क्या तकलीफ है। तो दे डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहन करना या बर्दाश्त करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा। निंदा आपको पता है ना, निंदा मतलब बुराई, निंदा। निंदा या फिर बुराई। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। कर्ब का मतलब होता है रोकना। कर्ब का मतलब होता है रोकना। तो और लेजिटिमेसी एक और लिख देते हैं अपन। लेजिटिमेसी होता है वैधानिकता। तो बोला कि दे का मतलब ये जो है दे वर्ड यूज किया जा रहा है कंजर्वेटिव्स के लिए जो भी पावर में है। तो बोला कि 1815 के बाद में जो लोग अब पावर में आएंगे, जो कंजर्वेटिव्स पावर में आएंगे, वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे किस चीज को, क्रिटिसिज्म। बोला कि अगर कोई भी उनकी निंदा करता है, बुराई करता है, मतलब मान लो कि उन्होंने कोई फैसला लिया और हो सकता है कि उस फैसले से जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, या उस फैसले के बाद में जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, या फिर जनता ने कोई ऐसा फैसला लिया जो जनहित में नहीं है। और अब जनहित में नहीं होगा तो जो समझदार, जो पढ़े लिखे होंगे, जो महानुभाव होंगे, वो तो निंदा करेंगे ना, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना राइट है, एक तरीके से अधिकार है। तो बोला कि जो कोई भी उनकी निंदा करता है, तो बुराई करता है, वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डिसेंट का मतलब होता है असहमति। मतलब हो सकता है कि ना राजा ने बताया कि अब से ना सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, और मान लो किसी ने कह दिया कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस नियम को नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर मैं इस नियम के अकॉर्डिंग जाता हूं तो मुझे अपने धंधे में ये लॉस होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी, या मेरी सामाजिक स्वतंत्रता है उसको नुकसान है। और बोला कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो ये क्या है कि उसने अपनी असहमति जता दी। तो बोला कि वो लोग है ना, अगर कोई राजा से असहमति जताता है तो वो उसको भी टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इतने पावरफुल लोग हैं और ये हमसे असहमति कैसे कर सकता है। तो बोला कि वो बिल्कुल ढीठ हो जाएंगे। ये बोले कि ना तो निंदा, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करेंगे, ना किसी की असहमति बर्दाश्त करेंगे, और इसके साथ साथ में सॉर्ट टू कर्ब। सॉर्ट मतलब कि वो चाहते हैं क्या, दे सॉर्ट टू कर्ब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी। बोला कि ऐसी कोई भी गतिविधि को रोकना। अब उनका एक उद्देश्य क्या, ऐसी कोई भी गतिविधि को रोकना जो कि उनके सवाल उठाती है। क्वेश्चन मतलब सवाल उठाती है। किस चीज पर सवाल उठाती है? इस चीज पर सवाल उठाती है कि ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये जो तानाशाही सरकार अभी जो चल रही है, उसकी वैधानिकता क्या है। बोला कि इसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। बोला कि ये तो मनमर्जी तरीके से राज कर रहे हैं, और इनके पास में क्या ऐसा कौन सा अधिकार है जो अत्याचार कर रहे हैं। बोला ऐसी कोई वैधानिकता नहीं, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो बोला कि इन सारी चीजों को अगर ऐसा सवाल अगर जनता उठाने लगे तो उनकी शासन को खतरा है ना। तो बोला कि जो आवाज जहां से भी उठे उसको वहीं पर दबा दो। मतलब कोई हमारे काम करने के तरीके पर सवाल नहीं उठा सके, ठीक है, कोई हमारी निंदा नहीं कर सके, और किसी भी प्रकार से कोई हमारे साथ में असहमत नहीं हो सकता। अगर वो होता है तो उसको वहीं पर रोक दो, क्योंकि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंसरशिप लॉ। अब देखो सेंसरशिप लॉ क्या होता है। सेंसरशिप का आप बेसिक मतलब होता है काट छाट। जनरली आप कहीं पर देखते हो ना कि ये फिल्म आई, फिल्म पर सेंसरशिप ने इसमें से वो सीन हटा दिया, उसमें से वो डायलॉग हटा दिए जो आपत्तिजनक थे। सेंसरशिप का होता था काट छाट करना, हटाना। तो बोला कि सरकार ने सेंसरशिप लॉ लेके आया। बोला अगर ऐसा कोई भी लेख लिखा जाता है
या ऐसी कोई भी कहानी लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, पोयम लिखा जाता है, गीत लिखा जाता है, जिन गीत, कहानी, पोयम या उस न्यूज़पेपर्स की खबर से अगर वो खबर राजा के खिलाफ में या राजा के अगेंस्ट में लिखी हुई है, जिसमें राजा के बारे में नेगेटिव बातें लिखी है, उन सबको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और ऐसी पनिशमेंट देंगे कि सबके लिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे। और बोला अगर किसी ने आज के बाद अगर ऐसी कोई खबर छपी तो उसका न्यूज़पेपर उसी दिन बंद हो जाएगा, मतलब उसके वहाँ पर ताले लगा दिए जाएंगे, आज के बाद वो न्यूज़पेपर नहीं छपेगा। अगर किसी ने इतना बताने के बाद भी अपनी बुक छापी और बुक छापा कोई नहीं है, उस बुक के अंदर अगर राजा की बुराई करी, राजा के खिलाफ में कुछ लिखा, तो सबसे पहले उसका पब्लिकेशन हाउस बंद होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बोला इसके साथ साथ में प्ले का मतलब खेल नहीं है, यहाँ पर प्ले का मतलब है नाटक। यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है आपका? नाटक। बोला कि जैसे ना नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, कई कई जगह पर नुक्कड़ नाटक होते हैं जहाँ पर है ना समाज की कुरीतियों के बारे में कटाक्ष करके बताया जाता है। तो बोला किसी भी नुक्कड़ नाटक में या किसी भी थिएटर के नाटक में राजा को बुरा बताया नहीं जाएगा, राजा के खिलाफ में बुरी बातें बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, या फिर राजा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा जिससे राजा के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट जनता में जाए। तो बोला कि ये और ऐसे कोई गीत लिखे जाए, ना ऐसे कोई गीत गाए जाए जिसमें राजा के खिलाफ में बातें कही गई और लिखी गई है। और क्योंकि ना ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती है? आज़ादी और स्वतंत्रता की तरफ इशारा करती है। तो बोला इस चीज़ को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। अगर आप अपनी ना टेक्स्ट बुक में अगर आप ढंग से देखोगे ना, वो जहाँ पर ये टॉपिक है उसके नीचे क्या दिखेगा कि बहुत सारे ना कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और थिंकर्स बैठे हैं और उनके मुंह पर ऐसी पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी बांधने का मकसद क्या है कि जब से ये ताकत में आए इन्होंने क्या कर दिया, हर चीज़ पर सेंसरशिप कर दिया कि ना कुछ बोलना है ना कुछ लिखना है। इसलिए वो उन्होंने विरोध जताने के लिए क्या कि पट्टी बांधी हुई है और उसने पेंटिंग बनाई एक पेंटर ने, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो नया कंजर्वेटिव जो ऑर्डर आया है ये जनता की आवाज़ को वहीं पर दबा देता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आपको? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप नए हो चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स की जिनकी पुरानी क्लास छूट गई है, हमने क्या करा कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और सारी क्लासें उस प्लेलिस्ट में 1 by 1 आ रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको नंबर 1 से लेकर के नंबर आखिर तक आप देख लो, आपको सारी की सारी क्लासें आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।